इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। ऐसे इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन आप अगर अब आप समझेंगे इस चैप्टर को तो ये इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आप एग्जाम में उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स का आता है बच्चे। थ्योरेटिकल प्रोविजन आएगा, 4 से बढ़ने को 6 नंबर मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है। और ये चैप्टर ऐसे होते हैं कि इसमें ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप इस चैप्टर को हल्का मत छोड़ेगा कि 4-5 नंबर यहां से कंफर्म्ड होते हैं। समझ रहे हो? चलिए, अब सवाल ये है कि सर चैप्टर का नाम है टैक्स एंड वॉइस, और आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे? एक डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है मालूम है? मैं अभी चैप्टर शुरू ही कर रहा हूं वैसे तो। वो जब मतलब कम अमाउंट की देते हैं तो पैसे ज्यादा होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपको फर्दर डेटर बना रहा हूं। डेबिट नोट क्या होता है कि मैं आपको डेटर बना रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो एक छोटी सी बात शुरू होते ही चैप्टर, अगर मैं एक ऐसी डेबिट नोट का एक इलस्ट्रेटिव, आगे आएगा सेक्शन बाद में आएगा वैसे तो, पर अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और मैं आपको ना इसके नोट्स भी दे दूंगा। तो मेरे को आज डेटा बोलना होगा, नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स बने हुए हैं सारे, दे दूंगा मैं आपको नोट्स। सर हाँ जी। आज किसके? तो मतलब आपने करने हैं ना नोट्स तो कंप्लीट। मैडम अब फेब्रुअरी चल रहा है। सर आप प्रिंट क्यों नहीं साथ करवाते? साथ नहीं, अभी मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि जब क्लास खत्म हो जाए तो आप तो बना ही सकते हो ना। सर नहीं, पर थोड़ा एफर्ट, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। प्रिंट करा के दीजिए किसी को पढ़ना। दुष्यंत सर ने? हाँ आप सब कैसा मैं सारे लिखवाए। लिखवाए हैं? अरे उनके नोट्स तो जरा से होते हैं, थ्योरी में क्या नोट्स होते हैं शॉर्ट में। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना, डेबिट नोट क्या होता है। देखो बच्चे, सपोज करो, अब ना फोकस से देखना बच्चों, 1 घंटा फोकस से देखते हैं। ए ने बी को किसी चीज का सप्लाई करा, और वो था 100 रुपए प्लस 10% CGST प्लस 10% SGST। तो बिल कितने का बन गया बच्चे? 120 रुपए का मैंने इसको सामान दिया। ठीक है, और ये घर चला गया। चाहे ये मुझे पैसे दे दे चाहे उधारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये घर चला गया तो मुझे पता लगा, अरे यार ये प्रोडक्ट तो 100 रुपए का नहीं था, ये तो 150 रुपए का था, मेरे से गलती हो गई। आप मुझे बताइए, मैंने इस 100 रुपए चार्ज करा, पर मुझे कितना चार्ज करना चाहिए था? 150। तो कितना और ज्यादा मुझे चार्ज करना चाहिए था? अगर मैं सिर्फ गुड्स की बात करूं तो पहले 50। तो सर एक काम करो ना, इनवॉइस को नया इशू कर दो। ऐसा नहीं होता, करने को आप कर सकते हो, कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइस भी होता है, लेकिन एक और डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। तो आप कह सकते हैं ये तो मेरा इनवॉइस बन चुका है ऑलरेडी। तो अब मैं उसे बोलूंगा, भाई साहब आपको ना मैं एक डेबिट नोट दे रहा हूँ, और डेबिट नोट में मैंने आपसे जितना कम चार्ज करा था, कितना कम चार्ज करा था? 50। पर आप मुझे बताइए कि इस पे GST भी लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो 10% था, तो 5 + 5 कितने रुपए? 60 रुपए। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि डेबिट नोट क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू सरकार को फायदा मिलता है भाई, क्योंकि सरकार के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो बढ़ गई ना। इनवॉइस के अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टोटल कितनी थी? 20। डेबिट नोट के थ्रू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई? 10। तो सरकार पे टोटल 30 रुपए पहुंचेगा। एट द सेम टाइम ये जो मिस्टर बी है, ये आईटीसी लेता है। अब आपको आईटीसी से रिलेट कराता हूं। आपने वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, वो कंडीशन देखी थी जहां पे लिखा हुआ था इनवॉइस पे भी मिलता है और डेबिट नोट भी लिखा हुआ था। तो क्या आईटीसी इसको 20 रुपए तो मिलेगा मिलेगा, क्या ये वाला 10 रुपए भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, जितने की लायबिलिटी उतने। तो डेबिट नोट एक बहुत ही क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्रेडिट नोट इसका उल्टा होता। क्रेडिट नोट क्या होता है? भाई साहब मैंने आपसे ज्यादा चार्ज कर लिया, मैंने बिल में लिख दिया 100 + 10 + 10, पर वो तो 50 रुपए का प्रोडक्ट था। तो मैं रादर उसको डेटर बनाने की जगह क्या बनाता हूँ? क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रेडिट नोट। ठीक है, डिटेल्ड बात चलेगी, पर आपको एक आइडिया लग गया बच्चे क्या है ये। ठीक है, सिर्फ इतना लिख लो चाहे, वैसे मैं इसको आगे भी लिखवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है।
कही क्लियर है। अब आते हैं हम इस चैप्टर पर कि सर ये मतलब ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। देखो बेटे, ये बताएगा आपको कि टैक्स इनवॉइस इशू करने में क्या क्या मैंडेटरी चीजें होती है जो इनवॉइस में होती है। मैं आपसे जनरली बात कर लेता हूँ। आपने भी कितनी बार सामान खरीदा है, आपको क्या क्या दिखा इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस के अंदर क्या डेट लिखी होती है, लिखी होती है, और गुड, आप सबने आंसर दिया पर मुझे पता नहीं लग पाया क्या बोला। एग्जैक्टली, जो बेच रहे हैं वो आइटम लिखा होता है, उसकी वैल्यू भी लिखी होती है, उस पे जीएसटी भी लिखा होता है। अच्छा, और टॉप पे वो जीएसटी नंबर भी होता है। और हमने देखा होगा कुछ एफएसएसएआई नंबर भी होते हैं कई बार, वो अपने से मैटर नहीं है, वो कोई फूड क्वालिटी के एक्ट होंगे जिसमें लिखना होता है, अपने को नहीं लेना देना। जीएसटी नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपने कभी प्लेस ऑफ सप्लाई देखा, लिखा हो, लिखा जनरली होता है, ठीक है। इनके इनवॉइस पे देखना, इस पे हो सकता है ना हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो जैसे कॉर्पोरेट लेवल पर होती है या कुछ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी होता है। वैसे हो भी सकता है, एक बार चेक करना मैकडोनल्ड्स पे लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। तो इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो छोड़िए आप, ठीक है। और क्या लिखा होता है, टाइम भी टाइम भी लिखा होता है, डेट लिखी होती है, टाइम भी लिखा आ जाएगा। फिर आपने पेमेंट कैसे करी कई बार वो भी लिखा होता है, ज्यादा ऑर्गेनाइज में कि यूपीआई और कैश, वो भी लिखा होता है। चेंज कितनी दी है ऐसा भी लिखा होता है कई बार, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही बातें होती है। हाँ, तो यही बातें लिखनी होती है इनवॉइस में, और क्या लिखना। मैं सप्लायर हूँ, मेरी मेरी दुकान का एड्रेस भी होगा, मेरा जीएसटी नंबर होगा। आप रजिस्टर्ड हो तो आपका भी जीएसटी नंबर ले लूंगा। क्यों लूंगा, आईटीसी नहीं लेना क्या आपको, नहीं लेना तो मत देना नंबर अपना, समझ रहे हो। पर जो कस्टमर होता होगा, आप मुझे बताइए मैकडॉनल्ड्स पे खाते हो, आपसे एड्रेस पूछता है, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट एड्रेस, नो, नहीं लेता, ठीक है। एग्जैक्टली, तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, तो वो समझेंगे हम कहाँ का जरूरत पड़ रही है, कहाँ का नहीं पड़ रही। तो ये सब टैक्स इनवॉइस के फील्ड होते हैं। देर इज नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मैं ये नहीं बोलूंगा डेट टॉप राइट पे होनी चाहिए, फिर जी ऐसा कुछ नहीं है। एक इनवॉइस के अंदर कुछ फील्ड्स मैंडेटरी हैं, वो होनी चाहिए। आपको डेट सबसे नीचे लिखनी है, नीचे लिख लो। जीएसटी नंबर नीचे करना है, जो करना है कर लो आप, लेकिन कुछ 15-20 पैरामीटर्स हैं, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, वो सब होना चाहिए उसका, ठीक है बच्चे। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्रोहिबिशन, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद ये सब देखेंगे, आइए। चलिए एक बार हल्का सा रीड करते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको रीड करना बच्चे। ठीक है जी। फिर क्या बोल रहे हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स एंड वॉइस आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 31। आपने थोड़ा सा तो पढ़ा भी हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई में व्हाट इज द लास्ट डेट, वो जो होती थी गुड्स की या सर्विस, आने वाले हैं वो पॉइंट सारे। गुड्स के लिए होता था, इट इन्वॉल्व मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, इट इन्वॉल्व मूवमेंट रिमूवल के टाइम पे ही कर दो, डज नॉट इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आपने अवेलेबल फॉर सेल करा। तो वो सारी बातें 31 में ही तो लिखी हुई थी, समझ रहे हो। तो टैक्स इनवॉइस की सारी बातें कि कब आप इस ये वाला चैप्टर समझिए। मैं आप दुकानदारों के ऊपर छोड़ ही नहीं रहा कि तुम 5 दिन बाद इनवॉइस इशू करना, कोई 50 दिन बाद कर रहे हैं। मैं उस पर एक लीगलाइज लॉ बना रहा हूँ कि भाई तेरी दुकान से सामान जाएगा तो तुमको इशू करना है, समझ रहे हो। अगर मैं इस ये चैप्टर नहीं होगा तो इनवॉइसिंग पे क्लैरिटी कैसे आएगी। और आप समझिए इनवॉइस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईटीसी ही इनवॉइस के बेसिस से मिलता है। अगर इनवॉइस में मार्केट में कंफ्यूजन होगी तो मैं अपने जो प्रोविजंस है उनको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता बीइंग द गवर्नमेंट। तो मेरे को एक यूनिफॉर्मिटी तो देनी पड़ेगी ना इनवॉइस पे कि ये पेपर है ये दो इसको, समझ रहे हो। चैप्टर 6 आपको इतना याद नहीं करना, रूल्स होते हैं 2017, कुछ आपको लेना देना नहीं। चलिए, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है बच्चे, जनरली इशूड बाय सप्लायर, किस चीज के, टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। लेट मी टेल यू, टैक्सेबल का मतलब होता है जिन पे जीएसटी है। अगर किसी चीज पे जीएसटी नहीं है यानी वो एग्जेम्प्ट है, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू हो जाता है। लिखा दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं,
पर आप समझिएगा टैक्सेबल गुड्स लिखा है, मतलब अगर जीएसटी है तो ही तो टैक्स इनवॉइस इशू होता। समझ रहे हो? अब भाई मुद्दे की बात पे आ रहे हैं धीरे धीरे बस। टाइम लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट। सरकार कहती है भाई इतनी सारी दुकानें हैं, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो द टाइम फॉर इशुइंग द इनवॉइस वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बात इतनी सी है, इनवॉइस या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। और आइए बात शुरू करते हैं, ये सब ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आइए देखते हैं। यहां पे सारी गुड्स की बात लिखी हुई है, यहां पे सारी सर्विस की बात लिखी हुई है। आइए जरा गुड्स की बात करते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस शैल बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। बना दूंगा मैं छोटा सा डायग्राम, टेंशन मत लो। गुड्स के केस में इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर। सरकार हमेशा बिफोर में तो हमेशा रेडी है, जल्दी से जल्दी इनवॉइस करो। सरकार की इंटेंशन क्या है? जल्दी से जल्दी करो। तो बिफोर तो बोलती बोलती है, वो कह रही और एट द टाइम ऑफ रिमूवल वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट। याद करो हमने टेबल बना रखा है, गुड्स के लिए सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अदरवाइज मेकिंग अवेलेबल फॉर सेल। या फिर दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट इन अदर केसेस। याद है बच्चे? बहुत अच्छी बात है। फिर आपको याद है हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स देखा था। मैं गुड्स पर हूं, ठीक है, गुड्स पर हूं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि जिसके अंदर होता है भाई साहब, हाँ, पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है या मेरा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रक जाते ही जा रही है, ब्रिक्स की सप्लाई रुकनी ही नहीं। अगले 6 महीने तक नहीं रुकनी ब्रिक्स की सप्लाई। वो कह रहे आप बनाते जाओ, आप भेजते जाओ, प्रोसेस करो, भेजो आप 6 महीने। ठीक है। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे आपका वाईफाई, आप जब थोड़ा सा डेटा कंज्यूम करते हो तो दिन के एंड में बिल आता है क्या? नहीं। तो इसी तरीके गुड्स में ना बंदा कह रहा है सर मैं डेली इनवॉइस क्या भेजूंगा सर, मैं आपको स्टेटमेंट भेजूंगा, हफ्ते के आखिरी दिन भेज दूंगा। सैटरडे स्टेटमेंट आएगी, संडे पेमेंट कर दीजिएगा। फिर मंडे से गुड्स चलते जा रहे चलते जा रहे, गुड्स के साथ इनवॉइस होगा नहीं होगा? ठीक है जी। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, आपको स्टेटमेंट, जस्ट आप ये समझो वाईफाई की जो स्टेटमेंट आती है, ठीक है, आर इन्वॉल्व, सिर्फ स्टेटमेंट पे आ जाओ चाहे, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट इज इशूड। या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो व्हेन सच पेमेंट इज रिसीव। ले दे के दो कीवर्ड है, सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट। तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम सच स्टेटमेंट और ईच पेमेंट इज। थ्योरेटिकल बात कहिए, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बढ़िएगा। पलक जी एग्जाम्पल पढ़ना है? सिर्फ पहला वाला ही पढ़ना, क्लियर है? ये मैं अभी नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा मुझे बताना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सर्विस के ऊपर। लेट मी जस्ट फोकस ऑन गुड्स। ओहो, ये वाला किसी अच्छे बच्चे को याद है हमने करा था, रिमूवल। आज गुड्स ले जाओ, आपने कहा अगर पसंद नहीं है, मैंने कहा वापस कर देना। ठीक है ना? तो अब सवाल ये कि इन केसेस में इनवॉइस कब इशू करना है। हालांकि ऑन अप्रूवल वाले सिस्टम के हिसाब से तो भाई जब गुड्स रिमूव हो रहे तभी हो रहा है ये तो। लेकिन आइए ध्यान से पढ़ते हैं, वेयर द गुड्स आर बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल आर रिमूव्ड बिफोर सप्लाई। एक छोटी सी बात बोलूंगा, बिफोर सप्लाई का मतलब समझ रहे हो कि अभी सेल कंफर्म नहीं है। हो सकता है वापस आ सकता है, अब अमेजोन से सामान लेते हैं वापस आ सकता है। ठीक है। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम सप्लाई, यानी कि ले दे के बात वो सेल की कह रहे हैं कि जब फोन आ जाए, हाँ जी गुड्स पसंद आ गए, ठीक है जी इनवॉइस इशू कर रहा हूं। या फिर सरकार कह रही है रिमूवल, रिमूवल से 6 महीने से ज्यादा नहीं जाएगा। विच एवर इज, मेरा आपसे सवाल, मैंने गुड्स रिमूव करे आज, ध्यान से सुनिएगा, आज क्या डेट है? आज 10 फेब।
10 Feb 2026 आपने अप्रूवल दी 15/8/26। ओ माय गॉड। और 6 महीने तो यहां से वैसे बन रहे हैं 10/8/26। इनवॉइस कब तक होना चाहिए एग्जैक्टली 10/8/26। इसी तरीके से केस बन के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला ना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको बस याद होएगा तो आप सेटल्ड रहेंगे। कही क्लियर है बच्चे? ये आइए जरा अभी एक बार गुड्स पे ही रहते हैं एक बार। पर्टिकुलर्स क्या होना चाहिए? देर इज नो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। नेम, एड्रेस, जीएसटी ऑफ द, भाई दुकानदार का तो होगा ही भाई। दूसरा, चलो मैं एक बार मार्क कर देता हूं ताकि आपको जब ये फाइल भेजूंगा, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। इनवॉइस पे नंबर होता है, आपने देखा होगा कि नॉट एक्सीडिंग, और जो मर्जी बना लो, वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट, हाइफन, डैश, स्लैश। और आपको एक बात बता दूं, ये जो सीरियल नंबर है ये आपके रिटर्न में रिपोर्ट होता है अभी जब हम रिटर्न चैप्टर करेंगे। ऐसे नहीं होता पहला नंबर है 001, अगला चल रहा है 006। क्या मजाक चल रहा है ये? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसे थोड़ा ना होता है कि गलती हो गई जी, जो पेज खोला इनवॉइस काट दिया, वो ये क्या कर रहे हो आप? एक एक लॉजिक है एक चीज का। ठीक है, तो जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से रेफरेंसिंग रख लीजिए, 16 कैरेक्टर तक रख लीजिएगा। कम रखनी है कम रख लो, लेकिन एक लॉजिक तो होना चाहिए। तो जो बिल बुक होती है ना, जब बिल बुक इशू होती है तो हम जीएसटी बताते हैं ये बिल बुक है, इसमें ये नंबर से ये नंबर है। और जब जब हम इनवॉइस काट रहे हैं GSTR 1 में, उसमें इनवॉइस नंबर भी जाना है, तो काफी कनेक्ट हो रहा है। आप सोचो, सोचो किस लेवल पे पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा है। समझ रहे हो? डेट ऑफ इशू, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाली चीज देखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, यानी कि जैसे कि आप, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर और लेस देन 50, आप कौन से केस में फॉल करते होंगे जनरली? कोई भी चीज खरीद रहे हो, अगर खा रहे हो, कोई भी चीज है लेस देन 50,000, तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट आप may still request the aforesaid detail to be recorded in the tax invoice. aforesaid detail मतलब name and address of the recipient। अगर तुम बोलो कि नहीं आप हमारा ये लिखो, तो उसको लिखना पड़ेगा। अभी आप पर्सनल लेवल पे मत लो, हो सकता है आपकी छोटी दुकान हो और आप अनरजिस्टर्ड हो, पर फिर भी आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को ऑफिस पर्पस के लिए तो इनवॉइस चाहिए। भाई मैंने खरीदा तो कैसे प्रूव करूंगा मैं? ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो अच्छा एक चीज और बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है बच्चे, आप एक रजिस्टर्ड इंसान अनरजिस्टर्ड बंदे को दे रहा है, और एक रजिस्टर्ड इंसान कस्टमर को दे रहा है। और बेटर आगे बताऊंगा आपको, तब आपका दिमाग चलेगा। देखो, अभी मैं रजिस्टर्ड हूं या अनरजिस्टर्ड हूं? अनरजिस्टर्ड हूं, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो कोई इंसान अगर मुझे बेचेगा, उस वो B2C बोला जाता है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। समझ रहे हो? और B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, और वो बिजनेस वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एकदम आपको कंक्लूजन नहीं, अभी जब राइट टाइम आएगा तो होगा। ले दे के बाद ये अगर लेस देन 10,000 है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर मोर देन 50,000 है तो आपने नेम, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। नहीं, सप्लायर की जिम्मेवारी है ये। ठीक है ना? वो आपसे एड्रेस और वो होगा तो वो लेगा। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी कि अनरजिस्टर्ड में या तो मोर देन है या तो लेस देन हो रहा है। ठीक है, माइनस सॉरी मतलब 50 और मोर या लेस देन। अब एक ना इसमें नई चीज आ गई। आपने देखा, आप सब वो गेम्स खेलते हो ड्रीम 11, है ना? हाँ बोला था गौरी जी, है ना? देखा है, मतलब ऐप खोलता है, सिर्फ देखता है, खेलता नहीं है, फिर एग्जिट कर देता है। नहीं, शुभम तो कह रहा था। ठीक है, तो इन केस जो ड्रीम 11 है,
involving supply of online money game, or in case taxable is supplied through ECO to a recipient who is unregistered अच्छा, मैं आपको ना पहले ऑनलाइन गेमिंग से बोलना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? ड्रीम इलेवन। ऐसे करके बहुत सारी गेम्स है, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, हाँ, ये वाली नहीं चल रही 50 और ये वाली, ठीक है। द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शेल कंटेन नेम, आपका नाम आएगा, स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, एंड सेम शेल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रेसिपिएंट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑनलाइन गेम में आएगा, एक कोई इंसान है, ऑनलाइन गेम खेली उसने, 500 रुपए जीता, तो ड्रीम इलेवन कुछ इनवॉइस इशू करेगा कि हमारे भी कुछ चार्जेस कुछ है, तो जो भी वैल्यू है उसको नेम और एड्रेस, आपकी स्टेट का एड्रेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कौन सी स्टेट है। एग्जैक्टली, रजिस्टर्ड में तो लगाना ही लगाना होता है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड में देखना, एक बार मैं कीवर्ड्स दिखा रहा हूं आपको। केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, irrespective of the value of such supply. Tax invoice should be issued by a shall contain name of the state and name of the, name of the state of recipient, and same shall be deemed to be the address on record of the recipient. स्टेट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर हो जाता है। और हमें ये जानना भी नहीं मैटर क्या है, ये भी रिसेंटली लास्ट ईयर ही ऐड हुआ, पहले नहीं था, अब सरकार को जरूरत लगी, कोई बात फंसी होगी तो ले दे के आप समझिए। ऑनलाइन गेमिंग में स्टेट नेम आने ही आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? कुछ याद है ये क्या होता था अगला इनवॉइस के अंदर? ये क्या फुल फॉर्म होती थी बच्चे? हार्मोनाइज सप्लाई, और एन क्या है? हार्मोनाइज सप्लाई नोट। उसका कोड होता है, बताते हैं कि क्या टैक्स वगैरह होगा क्या होता था? गुड्स का कोड, मतलब कोड होता है जो जीएसटी रेट्स को डिफाइन करता है कि इन कोड्स पर क्या जीएसटी रेट होगा। हार्मोनाइज, हाँ, कोडिंग होती है, 8 डिजिट कोडिंग होती है, आज अभी आएगा ये। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हर गुड्स की कोडिंग होती है, ठीक है। आप जैसे बर्गर खा रहे हो, बर्गर वहां पे एक वैरायटी मिल रही है, 10 वैरायटी मिल रही है, विद चीज, विदाउट चीज, मेक वेजी, वेज सरप्राइज, आलू टिक्की, आपको सारे पता होंगे, सारे पार्टीज में अवेलेबल कराए जाते थे आपको। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, कुछ इनिशिएटिव सर है नहीं, और सर कुछ इनिशिएटिव, वैसे मैंने आज भी सुबह कॉल करा था, वेन्यू नहीं है उनके पास, तो मतलब मैं 2-3 दिन से उनको कॉल कर रहा था, तो कह रहे थे हम आपको वेन्यू का बताएंगे, फिर अभी कल उन्होंने मना कर दिया, वेन्यू नहीं है, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे। पर क्या है कि दुष्यंत सर संडे है नहीं, हाँ, सैटरडे का एक तो क्लासेस कब हो जाएगा, हाँ हाँ, संडे तो है, पर क्या है कि वो लोकेशन ही अभी उन्होंने अवेलेबल ही नहीं है, तो भी बोल दी वो चीज है। गवर्नमेंट बनाती है, तो ये कस्टम, वो जो बाहर से समुद्र से भी गुड्स आ रहे हैं ना, उसके कोड्स होते हैं, ठीक है, तो वो कोडिंग एकदम फिक्स्ड होती है। पूरे वर्ल्ड में 6 डिजिट चल रहा है, भारत देश 8 डिजिट फॉलो करती है, 2 डिजिट भारत देश ने अपने बनाया हुआ, अभी आ जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है इनवॉइस में HSN कोड होता है। उसके बाद ये क्या है बच्चे? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में लिख दिया, 4 कमोडिटी लिए हैं, बर्गर लिए हैं, नाम तो आप देखते हो ना, वेज सरप्राइज लिखा होता है, पर क्या वेज सरप्राइज का कोड अलग होता है? और मैं मैकडोनल्ड्स के एंगल से नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल इंडिया लेवल पे आपके हिसाब से जो बर्गर होंगे इंडिया में अलग अलग टाइप के, वेज नॉन वेज, उनकी कोडिंग अलग सरकार ने बनाई होगी, बहुत मुश्किल हो जाए।
ऐसे इतने बन जाएंगे, इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मतलब चलो मैं आपको एक बेटर एग्जांपल ऐसा दे देता हूँ। बेल्ट्स का एग्जांपल ले लो। बेल्ट, सो बेल्ट कैन बी लेदर बेल्ट विद बकल, विदाउट बकल, कॉटन बेल्ट। बेल्ट कन्वेयर बेल्ट भी होती है जो एयरपोर्ट में जिसपे सामान रखा जाता है। तो भाई ये तो मतलब अगर मैं भारत देश में नंबर ऑफ टाइप ऑफ बेल्ट निकालूं तो वही 1 लाख टाइप की बेल्ट्स आ जाएंगी। समझ रहे हो? टू साइडेड बेल्ट। हाँ, कौन सी बेल्ट? जिससे पापा मारते हैं, जिसे पापा मारते हैं? मतलब दूसरे बच्चों को, मुझे नहीं मारते। ठीक है। जो इस बार वो बेल्ट जिससे पापा पिटाई करते हैं वो पहनने वाली बेल्ट ही होती है। अलग से तो कोई ऐसे नहीं, शॉप पे तो नहीं जाते ना भैया मारने वाली बेल्ट दे रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी बताते हो, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का है, टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट का अमाउंट, रिबेट का अमाउंट, अबेटमेंट भी वही होती है, डिस्काउंट। ठीक है। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना चार्ज कर रहे हो, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, कहां सामान भेजना है जी, हो सकता है आप कहीं और के हो, आप डिलीवरी कहीं और करा रहे हो, क्या आरसीएम है या नहीं है, फिर एंड में सिग्नेचर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। ये आप नॉर्मल पढ़ लोगे कि उसमें डिजिटल से अगर वो भी लगा है, सिग्नेचर लगा हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट अलग से नए आ गए हैं, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड लगता है, हैविंग आईआरएन, पता नहीं है क्या होता है, पढ़ेंगे। इन केस ई इनवॉइस क्या होता है ये पढ़ना है आज हमको। मुझे बताइए कि आपको इनवॉइस का बेसिक आइडिया लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सर्विस पे ला रहा हूं मैं आपको। गुड्स की बात कर ली मैंने आपके साथ। गुड्स के अंदर मेजरली कितनी बात करी मैंने आपके साथ? 3 बातें करी थी कि इट इन्वॉल्व मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व वाला कर लिया, फिर कंटिन्यूस सप्लाई कर लिया, सेल और रिटर्न कर लिया। ठीक है। उसके बाद तो मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ एचएसएन कोड की, जो भी हल्की सी बात है। अब आते हैं जरा सर्विसेज पे। याद है आपको कितने दिन में? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, लेकिन 45 days होता था एनबीएफसीज, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। याद है कि इनवॉइस मुझे या तो 30 दिन या तो 45 days में इशू करना। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दे दी आपको, क्या उसको उसी टाइम इशू करना मैंडेटरी है? नहीं। उसके बाद 30 days। हॉस्पिटल में क्या उसी टाइम देने? नहीं, लेकिन एक प्रोसीजर है, काम खत्म करो। जब कस्टमर आया मैं तब इनवॉइस दूंगा या बाद में उसको ट्रैक करता रहूंगा? तो अब समझो। एग्जैक्टली exactly। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये पॉइंट हमने टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे नहीं करा था। मैंने बोला था कि कुछ आएगा, इधर आएगा, तो देखते हैं। एन इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एज में बी नोटिफाइड, हमें नहीं जानना कौन नोटिफाइड है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स की बात नहीं कर रहा, सर्विसेज की बात ही कर रहा, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। एक ही बंदे की दो दुकानें। एसबीआई में एक ब्रांच, मेरी मुंबई की ब्रांच कुछ दिल्ली की ब्रांच को सर्विस दे रही, तो याद है उसको बोला जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो आप इतना समझिए, इन लोगों की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो आपस में भी सर्विस देती हैं। होता होगा ना ये। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब ये सप्लाई करते हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब विद इन चल रहा है, मे इशू द इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं सप्लायर 1 और ये हो गया रेसिपिएंट। 1 क्या है? सप्लायर है। तो ये हो गया एसबीआई दिल्ली और ये हो गया एसबीआई यूपी। तो इनमें से इनवॉइस इशू किसको करना है? दिल्ली।
बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन बुक्स। तो भाई तेरे को इनवॉइस कब इशू करना है, जब तू रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वॉज मेड। दूसरी बात क्या हो गई बच्चे, अगर ये अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वॉज मेड, तो क्या बन रहा है बच्चे? कहने से दिस इज अभी फेब्रुअरी है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है। तो आप मुझे बताइए क्वार्टर नंबर 1, अगर वैसे बोलूं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चौथा है, बट आप समझिए क्या मैं डेट डाल सकता हूं अभी की अभी, वैसे इसको क्वार्टर नंबर 4 बोला जाता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलूं आज मैंने सप्लाई करा, आज क्या डेट है, 10 Feb, तो एक तो रिकॉर्ड कब करा मैंने, रिकॉर्ड कर लिया 10/2/26, ठीक है जी। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्वार्टर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 26, विच एवर इज अर्ली। तो आपको भी करना पड़ेगा, जब आपने रिकॉर्ड करा तभी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर मैंने रिकॉर्ड करा 10/8/26, ओ माय गॉड, ऐसे थोड़ा ना होता है, क्वार्टर एंड तक का टाइम दे रहे हैं बस, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? भाई अभी जनवरी फरवरी मार्च वाला है, तो टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेकंड फोर्थ क्वार्टर है। तो वो अगस्त वाला जो था वो सेकंड, अगस्त कहाँ गया इसमें, तो वो तो रिकॉर्ड करा ना मैंने बुक्स में, ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं क्वार्टर की, ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, मैंने सप्लाई कब करी है उसके हिसाब से ये रेफरेंस, ये तो रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग पे थोड़ा ना उसने कुछ बोला। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? पक्का से क्लियर है ना? अगला बताइए क्या है ये, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। भाई साहब आपको सर्विस पहुंचती रहेगी, मतलब मॉल बनाना है जी, मॉल बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन, साल, 2 साल, 5 साल बोल दिया आपने, चलो ठीक है, 5 साल ज्यादा हो जाए पर वोट एवर टाइम पे। और मॉल बनाते टाइम कैसे होता होगा, पूरा मॉल बन जाएगा फिर पेमेंट मांगने आऊंगा आपसे, फिर एग्जैक्टली एक एग्रीमेंट होगा कि सर पहले इसकी पूरा ये जो लैंड है उसकी लेवलिंग होगी, आप मुझे तब 10% दीजिएगा, फिर इतना काम होगा, सिविल बेसमेंट बनेगी तो आगे का 10। एग्जैक्टली जैसे जैसे काम होगा सर वैसे आपको देना पड़ेगा। और आपने अगर कभी घर बनाया तो आप देखोगे कि पैसे तो मैं आप ही से लूंगा ना आगे, तो एडवांस पे ही चल रहा होता है थोड़ा, ठीक है ना, तो हल्का फुल्का कि सर एडवांस आप पहले 10 करोड़ 20 करोड़ करिए, समझ रहे हो, तो वो रिसीव करते हैं। तो अब आइए देखते हैं, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, ड्यू डेट किस चीज की बोली हुई है, पेमेंट की। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने बोला इस दिन पेमेंट आ जानी चाहिए, कौन से दिन, 1 तारीख को पेमेंट आ जानी चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी खाली होती है, पीछे क्यों बैठते हो आप लोग? ठीक है, ड्यू डेट अगर मैं आपको बोलूं 1 तारीख को है, तो आप मुझे बताइए हर महीने की पहली, आप मुझे पेमेंट दो या ना दो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, 1 तारीख को देनी, तो इनवॉइस कब तक इशू होगा, ऑन और बिफोर द। आपको पेपर में एकदम ऐसे लिखना पड़ता है बच्चे, मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं उस पर, पेपर में आ जाएगा, डिस्कस द प्रोविजंस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। और आपको अगर लग रहा है आप घुमा फिरा के ऐसे दिखाओगे ना, स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑन और बिफोर। अगला, वे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं थी उसमें, बिफोर और एट द टाइम सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब मुझे बताइए क्या लिखा है, बिफोर एट द टाइम एंड सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। आपके हिसाब से आप अगर सप्लायर हो तो इसमें से वैसे कौन सा पैटर्न आप फॉलो करना चाहते हो, आई मीन जब तुम किसी के लिए काम करोगे तुम चाहोगे कि ड्यू डेट लिखी हो ना लिखी हो, एग्जैक्टली पहला वाला लॉजिकल है,
हाँ, लेकिन अगर बहुत भरोसा है, लिखा ही नहीं है, तो सरकार कह रही है जब जब तेरे को पेमेंट मिलेगी तू इनवॉइस तब इशू कर दे। ठीक है जी। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल लास्ट वाला है, पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन। सर जी मैं 10% काम खत्म करूंगा, इंजीनियर आके आपका सर्टिफाई करेगा, आप मुझे 10% दे दीजिए। यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट। सरकार क्या कह रही है, कब करना है? कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ। क्लियर है जी। अब इसमें इफ एंड बट्स कुछ नहीं लगाने हैं आपको, आपको पेपर में एज इट इज ये एक्सट्रैक्ट पूछा जाए। ठीक है ना। तो आपको ये एकदम याद होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा था, तो कोई छोटा सा प्रैक्टिकल बन भी गया तो बन गया, पर वो इसी के दायरे में ही रहे। ठीक है बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लेना, सेकंड वाला। क्लियर है भाई साहब? मैं आपके लिए ऑडिट सर्विस कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मिल रही है, कोई भी सर्विस कर रहा हूँ, और मैंने डिसाइड करा मैं कल से नहीं करूंगा वो सर्विस। वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स, बंद हो गया जी, रिलेशन खराब हो गया, नहीं पक नहीं ब्रो, मॉल बना रहा हूं, बंद हो गया मॉल बना, तो जितना काम करा उसका पैसा लूंगा नहीं लूंगा? लूंगा। तो वो इनवॉइस की बात करे कि मतलब जितना काम करा उसका इनवॉइस कैसे इशू होगा। In case where supply of service ceases under a contract before the completion of supply, invoice shall be issued at the time when supply ceases। अगर आज बंद हो रहा है तो आज इशू करो, दिन विन नहीं दे रहा कोई एक्स्ट्रा। एंड सच इनवॉइस shall be issued to the extent of supply made before such cessation। भाई जितना काम करे उसी का तो इनवॉइस इशू करेगा। 40% काम करा तो पूरा 100% इनवॉइस इशू कर दोगे? प्रैक्टिकली वो देगा ही नहीं पैसे, करते रहो इनवॉइस इशू। वो तो लिटिगेशन में जाएगी बात, आप कितना ले रहे हो क्या ले रहे हो। लेने के बाद ये जितना काम हो गया, जिस दिन काम बंद हो रहा है उस दिन इनवॉइस इशू कर। ये भी इंपॉर्टेंट ही है बच्चे। क्या ये क्लियर है? पर्टिकुलर देख लिया हमने, वेरी गुड। हाँ जी। HSN, HSN के अंदर चलो हल्का फुल्का पहले रीड करते हैं। ये इधर देखो रे, चलिए एक बार ये जो मैंने अंडरलाइन करा एक बार पढ़िएगा। मैंने आपको बोला था जनरली 6 डिजिट है, इंडिया 8 डिजिट है, ये हम चैप्टर किसी और में, 4 जेंडर GST में दोबारा आएगा, HSN हल्का फुल्का 2 मिनट का वहां लिखा होगा। अभी आपके लिए इतनी नॉलेज बहुत है, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये वाला जिनको नहीं मेंशन करना, हाँ किसको मेंशन कर रहे हैं, कोई क्लास ऑफ सप्लाई, वैसे जनरल बात है, ऐसे पेपर में ये वाली नहीं, इतनी नहीं है। समझ रहे हो? ये है कि कुछ को मैं बोर्ड मना कर सकता है, आपको जरूरत नहीं है, कुछ को कह रहा है आपको करना है, कुछ को इतने डिजिट करने हैं, वो तो फिर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वाली बात। लेकिन आपको ये वाला टेबल समझ आना चाहिए। अगर आपका एनुअल टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, जैसे कि अभी मेरा कौन सा साल है, 25-26, तो 25-26 में मुझे कितने कोड यूज करने हैं, ये 25-26 के टर्नओवर पे डिपेंड करता है या 24-25? तो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 24-25 लिख दूं, और अगर मेरा एनुअल टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, छोटा दुकानदार है, और दूसरा क्या, एग्रीगेट टर्नओवर मोर।
एग्जैक्टली तो अगर तो छोटा दुकानदार है तो B2B होगा तो 4 4 डिजिट, B2C होगा तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है वो। B2B में तो आपको देना पड़ेगा और B2C में 4। और अगर तुम बड़े दुकानदार हुए तो 6 डिजिट और कोई भी सप्लाई हो गई। 8 वाले इशू कर देते हैं वो लोग, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम 8 होता है वो। और कैसे होगा क्या होगा उसके मैटर के अंदर नहीं जाना होता। समझ रहे हो? समझ आया बच्चे? ले दे के अगर मैं आपको बात बोलूं, आपका एनुअल टर्नओवर छोटी सी बात अगर बना दे, वैसे तो इधर बढ़िया लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, या तो अप टू 5 करोड़ है या अब 5 करोड़। तो B2B में भी 6 डिजिट, B2C में भी 6 डिजिट। B2B में 4 ऑप्शनल है, लिखने है तो 4 क्लियर है जी? ये बातें अभी आपको जो समझ आ रही है, जब पेपर में इतना सारा पूरे टैक्स का पेपर होता है तो उस टाइम याद एकदम से चार्ट ही याद रहता है जो बार बार आप देखो। तो आपको इस तरीके से बस 1 मिनट लगा के दिमाग में होना चाहिए। नजर बच्चे, अच्छा जब आप दुकान पे जाते हो, मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो, तो वो कितनी कॉपीज इशू करता होगा इनवॉइस की? 2 करता है। हमें हालांकि दिख नहीं रहा होता क्योंकि उनके ना मशीन में ही सेव हो रही होती है, क्योंकि वो थोड़े स्मार्ट सेलर्स ही हैं, इतना पेपर वर्क करेंगे, पर उनके पास एक जगह होता है। ठीक है, तो देखो मैनर ऑफ इशुइंग क्या है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विस। इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपीज। ओरिजिनल दे देंगे कस्टमर को, डुप्लीकेट दे देंगे ट्रांसपोर्टर को, तीसरी कॉपी सप्लायर रखे। ट्रक वाला भी लेके जाएगा ना ईवे बिल में कि भाई इनवॉइस भी होना चाहिए साथ में। और अगर सर्विस है तो 2 कॉपी, क्योंकि सर्विस ट्रक में तो नहीं जा सकती। तो आप मुझे बताइए, ओरिजिनल, रेसिपिएंट, डुप्लीकेट, कोई दिक्कत? क्या मैडम? क्या मैडम? जो म्यूजिक बैंड होता है वो हाँ सर्विस देता है हाँ। और वो तो ट्रक नहीं आता। तो म्यूजिक बैंड वाला जब गाने गाता है तो ड्रम भी बेच आता है, वापस ले आता है ना। ये देखिए आप, ऐसे बेटे मैं जो भी बोलता हूँ लिखी हुई बातें हैं, देखो। समझ रहे हो कितना कितना कोर लेवल पे एग्जीक्यूशन हो रहा है? मतलब अगर एक दुकानदार इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसको GSTR 1 में इनवॉइस नंबर भी होना चाहिए, वो बिल बुक का डिटेल होनी चाहिए। ये तो बच्चों वाली बातें लिखी हैं रे, ये तो आपको बस ऐसे ही पता ही है। ठीक है, रीड जरूर कर लेना, पर ये इंग्रेडिएंट्स है बच्चे, सब पता है अब आपको इसके अंदर। इस सैंपल इनवॉइस दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको इसका। जोमेटो पे आप डेली मोमोज खाते रहते हो, उधर देख लेना इनवॉइस, सारी बातें लिखी हुई है। ओके, ई इनवॉइस, सरकार की नई स्ट्रेटजीज। अभी तक जितना करा है वो क्लियर है? तो अब आप मेरी बात सुनिएगा। क्या इनवॉइस मैन्युअली भी दे सकते हैं? यस। आप जब एक जूलर के पास जाते तो हमने देखा होगा उसकी बहुत ही फैंसी सी एक ज्वेलरी वाला ऑनलाइन इनवॉइस नहीं इशू करता, उसका जो एक बिल बुक होती है बड़ी सी, देखे, और अच्छे कलर की, उसमें पूरा लिखता है इतने ग्राम्स ये, फिर आपको बिल काट के देता। कौन से ज्वेलर के पास जाते? एनीवन? हम्म, आपने नहीं? अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप ले सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी को भी करना है। हाँ? सर देख भी रहे बोले हो फिर, क्या उसकी इतनी दूर से नजर है खड़े हुए। अब दे अनंत। दिया होगा सर उसने, अब क्या दिखेगा हाँ आपको? हाँ।
बोल रहे तू कड़ा लाया चल उसके बाद उसके बाद कौन बोल रहा है? भाई सप्रेटली होती है उनके पास। क्या तनिष्क की जो तनिष्क का होता है उसमें। अगर आप जैसे तनिष्क है, पीपी ज्वेलर्स है, यहाँ पे भी कोई ज्वेलरी वाले हैं, तो आप देखते हो कि वो एक एनवलप देता है, उसमें इनवॉइस देता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी को प्रिंट होकर आए। और क्या प्रिंट को इनवॉइस बोलते हैं, ये भी अपने में सवाल है पहले। कहने का मतलब है मेरे पास बिल बुक है, मैं आपका नाम वही लिख के आपका जीएसटी नंबर लिख के कर सकता हूँ भाई। दुकानदारों का नहीं तो यार, सबको इतना भी ज्यादा अंदर नहीं वो करवाना ऑनलाइन का। पर मैकडोनल्ड्स वाले, चायोस, डोमिनोज, हल्दीराम्स, हल्दीराम वाला नाम लेता रहता आपका, ये ऑर्डर लिखता है नहीं, पंच करता है, कोड वर्ड होते हैं उनके, पंच करते हैं वो। जो जो आपने खाना है, आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है उनके पास, अब मेन्यू से बोलते हो वो लिख पंच कर देते हैं, कोड उनको याद हो जाता है, समझ रहे हो, और इनवॉइस आ जाता है। मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ आपके पास, इधर आइएगा। ई इनवॉइस, सुनिएगा प्लीज, फोकस से सुनिएगा। ई इनवॉइस का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कंप्यूटर से निकल गया तो ई इनवॉइस है। सरकार किस लेवल पर आपके इनवॉइस में घुस रही है, अब आप सुनिएगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप भी एक बिजनेसमैन हो। मैं अब जो आपको इनवॉइस इशू करूंगा ना, तो मैं तो ऐसे, हमारी कोई डील हो रही है 500 एसी की, अब मेरी दुकान पर आए, आपकी यूपी में है कहीं, जो भी एसी चाहिए, अब मेरी दुकान पर है, ले जा रहे हो आप 500 एसी, तो मैं सिस्टम से प्रिंट निकाल दिया या मैन्युअली भी निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा सिस्टम यहाँ पर है, मैं यहाँ से प्रिंट निकाल दूंगा, फिजिकल है फिजिकल निकाल दूंगा। मैं आपको इनवॉइस दे रहा हूँ, सरकार मना कर रही है। सरकार कह रही है ये इनवॉइस देने से पहले एक वेबसाइट पे जाओ, अभी के अभी आप खड़े हो सामने मेरी दुकान पे, अभी खड़े हो आप, सिस्टम में लॉग इन करो, ई इनवॉइस करके कोई वेबसाइट है, आएंगे उस पे, अभी के अभी डिटेल बताओ। मैं GSTR 1 की भी वेट नहीं कर रहा, सरकार वेट नहीं कर रही, आप अभी सामने खड़े हो, मैं अभी खड़ा हूं, आज 10 तारीख है, B2B सप्लाई हो रही, मैं आपको इनवॉइस नहीं दे सकता। मुझे पहले ऑनलाइन लॉग इन करना पड़ेगा, वहां पे आपका नाम, आपका एड्रेस, क्या सामान जा रहा है, HSN सब अभी देना पड़ेगा। फिर मैं एंटर करूंगा तो वो एक नंबर निकाल के देगा मुझे, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो IRN नंबर मैं इनवॉइस पे लिखूंगा, मैन्युअली लिख लो या वहीं से प्रिंट करा लो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी दुकान कितनी हाईटेक है। IRN नंबर लिखूंगा, अब दूंगा आपको इनवॉइस। तो इस इनवॉइस को क्या बोला जाता है, इनवॉइस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सरकार किस लेवल पे घुस गई है आपके सिस्टम्स के अंदर। वो कह रही है कि अगले महीने 10 तारीख नहीं, अभी के अभी, अभी रिपोर्ट कर वेबसाइट पे। बट फर्स्ट थिंग, इज इट ऑन B2C और B2B? एग्जैक्टली, राइट नाउ इट इज ऑन B2B। आप हल्दीराम जा रहे हैं, उसको भी टेंशन नहीं है, मैकडोनल्ड वाले को B2C है वो। पर B2B में e-invoice has been introduced for reporting of business to business invoice to GST system for certain notified class of taxpayers। सुनते जाइएगा प्लीज, बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहली बात, किसको इशू करना है, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, पहली बात। मैं बहुत कीवर्ड्स बोलूंगा, आप फोकस रखिएगा। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, मेरी 10 दुकानें हैं, मैं उस दुकान के टर्नओवर पे देख रहा हूं या पैन बेस पे देख रहा हूं, किसी पे भी सवाल आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इन एनी प्रिसीडिंग ईयर, किसी भी साल में जब से GST चालू हुआ है, फ्रॉम 17-18, किसी भी साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, ये सरकार ने लिमिट स्टार्ट करी थी 500 करोड़ की, पहले सिर्फ बड़े दुकानदारों को रखा, फिर 50 करोड़ हुई, फिर 10 करोड़ हुई, 5 करोड़ पे आ गई सर।
अगर तेरी सेल 5 करोड़ से ऊपर है ना किसी भी साल में, पिछले किसी भी साल में जब से जीएसटी है, विल बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। ई इनवॉइस इज नॉट वॉलेंटरी। आप अपनी मर्जी से नहीं, सर मैं करना चाहता हूँ इनवॉइस, नहीं कर सकता। हमें सिर्फ वही लोड अपने वेबसाइट पे चाहिए, वही ट्रैफिक चाहिए जो लायबल। वॉलेंटरी करने का शौक है, नहीं अलाउड है आपको, याद रखना इसको। ओनली नोटिफाइड पर्सन आर enabled टू रिपोर्ट इनवॉइस ऑन आईआरपी। अब ये क्या होता है, वो जो वेबसाइट थी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समझ रहे हो? कहिए यहां तक पहले क्लियर है आपको? पढ़िएगा इसको। आप अपने इनवॉइस की डिटेल आईआरपी पे डालोगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वो वहां से एक नंबर जनरेट करेगा। आप चाहे वहीं से प्रिंट इनवॉइस कर सकते हो, और चाहे तो उस नंबर को अपने फिजिकल इनवॉइस। यहां तक क्लियर है पहले? और जैसे ही आपने वो नंबर लिख दिया, उस नंबर को क्या बोला जा रहा है? आईआरएन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तुम्हारा इनवॉइस का नंबर तो अलग है, वो 16 डिजिट का, नॉट एक्सीडिंग, बट एक आईआरएन नंबर आपको अटैच करना। और जब वो आईआरएन उस इनवॉइस पे लग गया, तो उस इनवॉइस को क्या बोला जा रहा है? इनवॉइस। क्या यहां तक क्लियर है? छोटी छोटी बातें होंगी, देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या एक्सपोर्ट पर भी ई इनवॉइस आ गया है? आंसर इज यस। अब ये इस पे अपने कंक्लूजन नहीं है। अब जैसे इंडस्ट्री ने बोला सर एक्सपोर्ट में तो जीएसटी नहीं होता, एक्सपोर्ट करा जीएसटी नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट को बी टू बी माना जा रहा है। मैं कुछ कारण है आपको बोल रहा हूं, सर एक्सपोर्ट कस्टमर को भी हो सकता है, सरकार कह रही नहीं। इफ इट इज एक्सपोर्ट, ई इनवॉइस प्रोविजंस एप्लीकेबल। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ई इनवॉइसिंग बी टू बी तो आपको याद है ही, बस आप याद रखना कि एक्सपोर्ट पे भी है भैया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगर इस पर है तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट पर भी है, क्योंकि डेबिट नोट भी इशू हो रहा है, तो वो फिर सरकार को बताऊंगा, नंबर देगा, फिर डेबिट नोट भी लगाऊंगा। क्लियर है जी? अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस? लो जी लो। अब मैं आपको जीएसटीआर 1 में तंग नहीं करूंगा, वो वहां अपने आप बढ़ गया जीएसटीआर 1 तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ई वे बिल के लिए तंग नहीं करूंगा, वहां आ रहा होगा जनरेट करना ई वे बिल, हाँ जनरेट, डेटा तो डाल दिया ना तुमने, वन टाइम पंच कर दिया ना, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा आपका डेटा, तो काम भी तो कम कर रहा हूं आपका। ठीक है, तो सेम बात ही लिखी हुई थी, वैसे मेन बात थी बस ऑटो रिपोर्टिंग हो गई है। कोई दिक्कत? अब आप थोड़ा फर्जी बिल बनाने भी तो कम हो जाओगे, बिकॉज नाउ यूर रिपोर्टिंग इमिडिएटली। तो एक थोड़ा सा एक थ्रेटनिंग हो जाता है, कि रिस्की हो जाता है, एक नई चीज आ गई, लोगों को डर लगता है यार कहीं ट्रैक तो नहीं हो रहा होगा। आप समझ रहे हो? विद द अपग्रेडेशन ऑफ न्यू सिस्टम्स, जो लोग फेक बिल्स करते हैं उनको डर तो लगता है ना कि अब कहीं हम ट्रेस में ना आए। समझ रहे हो? तो वो चीज है।
ये अच्छी बात लिखी हुई है। हाँ जी, INV01 के अंदर ही आप करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्टेन IRN नंबर ले लीजिए। ये भी देखिए, रेप्लिकेट डुप्लीकेट कुछ करने की जरूरत, समझ आ रहा है आपको? ये अच्छा है, मैंडेटरी और एग्जेम। चलो आओ एग्जेम्पशन देखते हैं एक बार। किन किन लोगों को ई इनवॉइसिंग इशू नहीं करनी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। लेट मी टेल यू वन थिंग। एक इंसान है ए, वो SEZ को सामान बेच रहा है, तो यहां पे इनवॉइसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इशू कौन करते हैं? सप्लायर। तो आप समझिए ना, मैं कह रहा हूं जो SEZ सप्लायर, हाँ ये जो यूनिट्स है ना, एज सप्लायर। बेटे पेपर में कंफ्यूजन आती है, क्वेश्चन आया, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। आपको याद है हाँ SEZ में कुछ तो होता है, और वो घुमा देंगे आपको प्रोविजन। सप्लायर रजिस्टर करता है, SEZ वाले बाहर है क्यों? और SEZ का मेजरली काम क्या होता है? एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, और एक्सपोर्ट पे इन्होंने डाल दिया था और यहां बाहर कर दिया। हालांकि कोई नॉर्मल बंदा करेगा तो उस पे होगा, पर एक SEZ बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, आपके दिमाग में एक्सपोर्ट पे तो होता है पर SEZ पे नहीं। SEZ पे कोई भी नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, SEZ को बाहर करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज बोलूंगा, ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल ऑन SEZ डेवलपर। SEZ डेवलपर वो होता है जिसने वो पूरा बनाया है, DLF। SEZ क्या होता है? पूरे एरिया में बिल्डिंग बनानी, रोड बनाना, इंफ्रा क्रिएट करना, सब चीजें डेवलप करी ना उसने। तो जिसके लिए बना के दिया वो कह रहा है अरे नहीं ये तो SEZ को बाहर करा तो डेवलपर बाहर है ना भाई। डेवलपर जी आप जब ये बनवा रहे हो, जिसको भी बिल दोगे, आप जो भी बनवा रहा है आपसे, आपके ऊपर तो है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। फिर किसको बाहर कर दिया? बैंकिंग सेक्टर को बाहर कर। क्यों? बैंक टू बैंक कितनी सारी सर्विस नहीं होती होंगी? बैंक टू कॉर्पोरेट्स कितनी सर्विसेज होती है, इनवॉइसिंग नहीं है। GTA, GT क्या होता है? वो ट्रक वाला बिजनेस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओला उबर। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। सर मूवी भी क्या कॉर्पोरेट्स बुक करते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा हॉल बुक कर लेते हैं एम्प्लॉइज के लिए। समझ रहे हो? तो क्या PVR सिनेमास को B2B सप्लाई में करना है? नहीं करने। गवर्नमेंट ने अपने आप को भी बाहर कर दिया, ये हम नहीं कर रहे। क्लियर है आपको? पेपर में इंपॉर्टेंट है ये। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब सवाल ये मैंडेटरी किस पे है जी? रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड को B2B बोलूं या B2C बोलूं? चलिए 3 बना दिए मैंने, इजी हो जाए। रजिस्टर्ड टू कस्टमर, कस्टमर हो आप, आपका तो कोई बिजनेस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? B2C। रजिस्टर्ड टू, बोथ आर डूइंग बिजनेस, बट जिसको बेच रहा हूं वो छोटा दुकानदार। हाँ जी, B2C जी। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, इट्स B2C। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, एग्जैक्टली, ये आपको समझ आना चाहिए आपको। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है।
लो जी लो, सरकार को देखो क्या बोल रही है। आने वाले एनी टाइम इन एनी बजट, ये अच्छी बात है। ऐसी कोने कोने पे सवाल आ जाता है, देख लें तो आसान हो जाता है, नहीं देखे तो पता ही नहीं लगता। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइस इशूड बाय आईएसडी। याद है वो एमआरएफ ने लिया, दुकानों पे सप्लाई करा, तो वो बोले सर ये भी रजिस्टर्ड, हम भी, कोई बात नहीं भाई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे ई इनवॉइसिंग नहीं। कहिए बेटे, समझ आ रहा है आपको? अब देखिए छोटे छोटे कितने सारे पॉइंट्स है, समझ रहे हो? अच्छा ये भी एक और पॉइंट आ गया, लो जी। मैं रजिस्टर्ड हूं और आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, अभी मैटर नहीं कर रहा, आरसीएम सप्लाई, तो अगर आप पे आरसीएम है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो लेनी ही पड़ेगी। आई एम अ सप्लायर, आई एम गिविंग आरसीएम, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं जिसपे आरसीएम है, आरसीएम का मतलब आपको पे करना है। बट सवाल ये है कि क्या मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस हैं? बट पॉइंट अभी ये सवाल है कि सप्लायर के ऊपर क्या है या नहीं है। हाँ, इफ द इनवॉइस इज इशूड बाय अ नोटिफाइड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग एनी 17-18 ऑनवर्ड्स 5 करोड़ से ऊपर है, सप्लाई मेड बाय हिम, टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर आरसीएम, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। जी हाँ भाई, मैं आरसीएम हूँ फॉरवर्ड चार्ज, जो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर इनवॉइस लग रहा है मेरे पे, समझ रहे? ये एग्जाम्पल पढ़िएगा। और मैंने जो जो अंडरलाइन कराया है आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट थे इन सब। एडवोकेट में ना आरसीएम होता है, एडवोकेट से कभी सर्विस लोगे ना, अभी हम पढ़ेंगे चार्ज वाले में, वो जीएसटी चार्ज नहीं करते, आरसीएम है एडवोकेट। लॉयर, कॉर्पोरेट कंपनी ने लॉयर हायर करा, कुछ भी है, लॉयर चार्ज लेगा पर जीएसटी चार्ज नहीं करता, आरसीएम लगता है उसको। पर फिर भी एडवोकेट के ऊपर क्या लग जाएगा? ई इनवॉइस। क्लियर है जी? हाँ जी, एक बार इसको पढ़िएगा और बस आपका ई इनवॉइसिंग क्लियर है आपको। फिर आपको एक सोच देता हूं, आपके हिसाब से छोटी दुकानें भी होंगी, बड़ी दुकानें भी होंगी, मेजॉरिटी, ये समझ आ गई येलो में जो था इंपोर्ट पे नहीं है, और हाँ इंपोर्ट है तो लगेगा ही नहीं ना, बस भारी। अब ऐसे इतना आसान नहीं है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। कितनी सारी दुकानें हैं, मैं उन सबको ई इनवॉइस के फॉर्मेट्स या ये सिस्टम है, ये सिखाने से बेटर है कि मैं जो भी भारत देश की सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, आपको क्या लग रहा है, आप होंडा या किया मोटर्स में जाओगे तो वो इनवॉइस मैनुअली निकाल रहे हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू? एंड देर आर सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और उससे मर्ज होते हैं, जैसे टैली में भी आप एंट्री डालो इनवॉइस भी जनरेट हो जाता, ठीक है? ऐसा होता है, ये आप अग्री करते? तो सरकार ने क्या करा मालूम है, आप इंडिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, मैं एक एक दुकानदार से थोड़ा ना मैं फॉर्मेटिंग की बात करूं, मैंने कहा तुम अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाओ कि जब वो एंट्री डाल रहा है ना, तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल रहा है या बिलिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, दुकानदार कह रहा है मैं उधर जाऊंगा वेबसाइट पे रजिस्टर करूंगा, कह रहा है ये मेरे को तो तंग कर दिया सरकार ने,
तो दुकानदार बोला क्या परेशानी, कह रहा मैंने तो इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर लिया हुआ, मैं तो वहां जनरेट करता हूँ। ऐसे जो बड़े बड़े दुकानदार है, क्या मैं कह सकता हूँ वो हर कोई एक सॉफ्टवेयर में डेटा डाल रहे होंगे जो अपने आप फर्दर आगे शीट जनरेट करता होगा, ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट ले लूं भी अभी, अगर मैं आपको बोलूं मेरे को एक जगह पे चीजें चाहिए, तो आप एक एक वो ले सकते हो, डिजाइनिंग करा सकते हो जिसमें जब डेटा होगा तो कहीं से भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो मैंने उस दुकानदार को बोला कि भाई वेबसाइट पे आके तू भी रजिस्टर, कह रहे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, मैंने इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, मैं तो उसमें डेटा डालता हूं कि आप अभी दुकान पर आए, आपका नाम लिख लिया, ये कर लिया, फिर आप बोलते थे जीएसटी यार 1/11 को भरनी है, भर देता था। आपने उस दिन की ऑब्लिगेशन एक और डाल दी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अगली मीटिंग रखी कंपनी, इंडिया के सारे सॉफ्टवेयर कंपनी से। मैंने सुनो भाई, तुम सबके पास बहुत सारे दुकानदार रजिस्टर्ड है, तुम अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करो। जब वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डेटा डालेगा तो मेरे जीएसटी पोर्टल से सिंक हो जाना चाहिए, वो यहाँ सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे वो डेटा अपने आप पहुंचे अपने सॉफ्टवेयर को। उस तरीके से हमारी भी आईटी की टीम बैठेगी, सरकार की आपकी बैठेगी, मैपिंग बनाओ जी इसको। दुकानदार तक बात नहीं गई, बिकॉज इट्स नॉट स्मार्ट, मैं कितनों को पकड़ूंगा मैं। लेकिन वो सारे दुकानदार, क्योंकि वो उनका बिजनेस जिनका स्केल अप हो जाता है, दे आर नॉट डूइंग इट मैनुअली। चलो कर भी होंगे, कुछ तो होंगे जो ऑनलाइन होंगे, मैक्सिमम तो ऑनलाइन होंगे। तो मैंने आप सबके सॉफ्टवेयर्स को, मैंने आपको बोला मुझे इस फॉर्मेट में इस कोडिंग के थ्रू चाहिए। सरकार के सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर, आपने उनको चेंज करा, कस्टमर के सामने वही स्क्रीन रहती है, इंटरफेस वही है, अपने आप पहुंच गया सारा डेटा। तो इसको क्या बोला जाता है? ई इनवॉइस स्कीमा। ऊपर एक वर्ड आया था, स्कीमा, ई इनवॉइस स्कीमा। और ये नीचे ऐसे दो पैराग्राफ में, दो पेजेस में लिखा हुआ है, स्कीमा नीचे आता है। ठीक है? तो बेसिकली आप ये समझिए, ठीक है, आप ये समझिए कि मैंने B2B में, आप सोचो कि दुकानदार को नहीं जाना, बस मैं उन्हें कह रहा हूं भाई तू सॉफ्टवेयर खरीद ले, अगर है तो अपग्रेड ऑटोमेटिकली हो गया, नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर खरीद ले भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे, तो मतलब बहुत सही जा रहे हो तुम। क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ क्लियर हो जाएगा बस। कोई बात नहीं, ये लाइन पढ़ी आपको समझा चुका था मैं। क्लियर है ना? क्लियर है? अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, पढ़ लिया ना वो नीचे वाला? भाई साहब जितने भी लोग ई इनवॉइस से बाहर हैं, एग्जेम्प्टेड है, वो अपने इनवॉइस पे लिखेंगे कि वी आर आउटसाइड दिस। ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं। द अबव टैक्स पेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। कौन से टैक्स पेयर याद है आपको? ये वाले आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन दैट द इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द मैनर इनवॉइसेज अदर देन। वो बेसिकली एक डिक्लेरेशन कि हमारे ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजंस नहीं लगते हैं, बिकॉज वी आर एग्जेम्प्टेड। आप अपने इनवॉइस पे लिखिए इस बात को। क्लियर है जी? पढ़ लीजिए इसको, ये तो डिक्लेरेशन है, कोई ऐसे याद थोड़ा ना करनी है, बस आप समझ रहे हैं। आगे एग्जांपल लिख देना कि हम बोले कि इस बार हम टेस्ट एग्जांपल जी एग्जांपल होना है कंसिस्टेंसी। क्या करना है मैंने? मतलब ये डेफिनेशन ले रही है ना, और ये डेफिनेशन को फॉर्मेट मान लो या फिर एग्जांपल मान लो। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। ओ माय गॉड, पढ़िए बेटे, आपको डेवलप कर दिया बेटे एकदम। जब तो करी करके अब छोटे मोटे इंसान नहीं रहे, अब घर में एकदम रहा करो, एकदम कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम। यू ऑल आर टैक्स एक्सपर्ट। 10 मिनट, 11:45 स्टार्ट करेंगे।
बैंक जो है कह रहा है हम 5 सर्विस पे लगा लेते हैं, या किसी पे, मान लो अगर तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड हो गया तो तुमको सब पे ही करना, ठीक है ना, और अगर नहीं है तो किसी पे भी नहीं करना, तो एज अ होल एंटिटी के ऊपर लग रहा है। एग्जैक्टली, नेचर ऑफ सप्लाई पे नहीं है। सेड एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ इनवॉइस इज फॉर द एंटिटी एज अ होल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचर ऑफ सप्लाई। ये वाला एग्जांपल पढ़ लीजिए। क्लियर है? ओके, हाउ इनवॉइस जनरेटेड बता दिया आपको, सॉफ्टवेयर कंपनी को पकड़ लिया, अपडेट करा दिया। ऑल कूल। ओ माय गॉड, मैं कुछ नहीं बोल रहा बेटे, ये तो आपको आता होगा यार। अरे ये वही है रे, जीएसटीआर वन डल जाएगी, वन डल गया तो टू अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे ऐसे अरे हाँ आगे बढ़ जाएंगे, मतलब सेल्फ स्टडी करते टाइम, ठीक है। अरे तो वही है, और पेपर में आ जाएगा बिना देखेगा, ये तो वही है। यार सर जो आपने बोला था ना वही है, वही आया बस। ठीक है, कैंसिलेशन और अमेंडमेंट ऑफ अ रिपोर्टेड इनवॉइस, थ्योरेटिकल बातें। हाँ, क्या आईआरएन कैंसिल हो सकता है? थ्योरेटिकल बातें, मैं जो कुछ नहीं बोलूंगा, जो लिखे हुए वही बात कर रहा हूँ बस। Amendment of the invoice already uploaded on IRP will be done only on GST portal while filing GSTR1। कुछ नहीं करना आपको, वह रीड करने का था ये वाला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस आपको प्रूव कर रहा हूँ, ये देखो आपको पता है, बस ये लाइन पढ़ लो बस एक बार। बिल्कुल अभी करूंगा। नहीं नहीं, एक क्लास और लगेगी। ये क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी को बोल दिया टू अपग्रेड देयर बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। क्लियर है बच्चे? ई इनवॉइस स्कीमा, ये वही बातें चल रही है बेटे, सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा, आपको रीड करना है, कर लोगे ना आप रीड? ऐसे ही इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि जब दुकानदार वेबसाइट पे जाता है इतने लोड आ जाता है, तो इन्होंने ई इनवॉइस वन, ठीक है, बहुत सारी ऐसे बनी हुई। क्या आपको आईआरएन नंबर पता है क्या है? हाँ जी, कितने डिजिट होता है? ओ माय गॉड, ये रहा आईआरएन। हाँ जी, सरकार के कई लॉजिक्स हैं। बस आईआरएन, बस ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई पर बात। 64 ही हो, कुछ नहीं करना आपको इसका, कुछ नहीं करना। ए भैया, ये वाला पॉइंट बताइए ना। ईसीओ क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, amazon फ्लिपकार्ट, इनको इनके ऊपर क्या ई इनवॉइस लग रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ देम, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर्स।
क्या नहीं है? अब बल्क अपलोडिंग तो है ही बात अलाउड। क्लियर है? ये बड़ी हाँ, जब ई वर्ड जारी कर दो तो ट्रिगर करने की जरूरत ही नहीं। देखो बेटे, ओ माय गॉड, ये तो कोड आ गया सर कोई। हम जब सर के ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, पीछे आ जाएगा, उन तक आ जाएगा। नहीं बेटे देखो, मेरे को ना दो चीजें करानी है, क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर। कैपिटल के ने जरा सा है वो। ए भैया, क्या टाइम हुआ है? क्यूआर कोड सुन लो एक बार, डायनामिक क्यूआर बाद में करना। Upon successful generation of invoice on IRP, it will return a signed to the supplier with IRN and QR, और ये IRN is embedded in the QR, which shall be extracted and printed on the। ये क्यूआर कोड पेमेंट वाला क्यूआर कोड नहीं है, वो अगले डायनेमिक क्यूआर कोड में जाऊंगा। ये क्यूआर कोड क्या है, क्योंकि जब मैं आईआरपी, सुनिएगा, मैं आईआरपी पे गया वेबसाइट पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसने एक नंबर दिया, वहां पे आता है प्रिंट इनवॉइस। ठीक है, प्रिंट इनवॉइस हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ अरे तो क्यूआर कोड लग कर आ रहा है। वो क्यूआर कोड क्या है, आपने देखा 64 डिजिट की जगह उस क्यूआर कोड को अगर कोई स्कैन करेगा, जीएसटी इंस्पेक्टर या कुछ है, उसके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सप्लायर, कौन रेसिपिएंट, क्या जीएसटी, सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। यानी कि क्यूआर में सबमिट किया। exactly, this will helpful for tax officer checking the invoice offline on the roadside where internet may not be available all the time। और क्यूआर कोड इसके अंदर ये चीज है, जब आप उसको स्कैन करेंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब ये वाला पॉइंट सिर्फ वो पढ़ना है जिनका टीडीएस था, सीएस के बच्चों का टीडीएस था। इनकम टैक्स का नहीं कह रहा, जीएसटी में। जीएसटी में है, तो वो तो करा दिया मैंने, इनको करा दिया। साथ में ही तो कराया होगा, साथ में ही कराया होगा। अब सिर्फ ये वाला पॉइंट देख लो और बस सेटल्ड है। टेस्ट में भी कहा जाता है, आपके पास नहीं कराया है। कोई नहीं, पॉइंट देख लो यार। सेक्शन 51 था। बेटे पॉइंट पढ़ना है। याद है, सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करता था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब पेमेंट करती है तो टीडीएस काट लेती है। तो अब सवाल ये है, इट इज क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट who are required to deduct TDS are liable for compulsory registration. Therefore, government department or establishment, local authority for the purpose of deducting TDS are to be a registered person। तो ले दे के बात ये सरकार, और मैं आपको शॉर्ट में अगर बोल दूं, सप्लायर पूछ रहा है कि जब ये गवर्नमेंट को मैं सप्लाई कर रहा हूं, दे आर लाइबल टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 51। सो कैन आई से दिस इज रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, बिकॉज दे हैव टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आपको याद होगा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा कि अगर आपको टीडीएस सरकार को काटना होता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सो अगला सवाल आता है, इज इट B2B? आंसर इज यस। तो क्या ई इनवॉइस लगेगा? आंसर इज यस, तो भैया लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक? बेटे डायनेमिक क्यूआर कोड भी कर ही लेते हैं ना।
नहीं, बस इसके बाद बस अगले मेरे को बस ये डायनामिक क्यूआर कोड तक ही कराऊंगा। पर चलो ठीक है, 5 मिनट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, 5 मिनट का ही रह गए, और बाकी तो फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में आपका इनवॉइस हो जाएगा। मैं फाइल भेज देता हूँ। असल बोली कि नोट पूरे मैंने काफी अंडरलाइन करा है, बहुत था। एक फाइल भी बनी हुई है, फाइल भी ठीक है, मैं फाइल भेज दूंगा, बट उसमें ना बस आगे पीछे था, इसलिए मैंने वो फाइल नहीं खोली अभी। मुझे उसमें कुछ एडिट कराना था, इसलिए तो मेरे को था इसमें पूरा वो कर दिया। मैं बता रहा हूँ 263 263 से लेके 290, 263 से लेके 290। एक मिनट रुकना, अभी मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो 1 मिनट रुकना। एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, एक बार इधर रह जाएगा फिर वो हो जाएगा, नहीं रहा है। ब्रेक नहीं है, स्टार्ट करते, बुला लो बच्चों। सर मेरा एक डाउट था। 1 बजे छोड़ना है यार मुझे, 1 मिनट दियो भाई अभी। 1 बजे मुझे छोड़ना है, तो ऑडिट की क्लास होगी 1 बजे। बोलो अनुज जी। सर मेरा एक डाउट था। मैं कहा इनवॉइस उसके लिए जरूरी है जिसका प्रीसीडिंग ईयर्स में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। किसी भी साल किसी भी साल, क्योंकि ये जो किसी भी साल वर्ड ऐड है, जैसे कि 2019 में इसमें 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हुआ था, तो फिर इसको आगे हर साल में ये इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा मेरे को। यही था मेरा मतलब, आगे कभी भी होगा ई इनवॉइस। बच्चे बिना लोड नहीं हो रहा। मैं भेज दूंगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही अभी फाइल, हेवी फाइल हो गई वो है जी मैडम जी। एक बार बुला लेना बच्चों को यार। वो एग्जाम भी अभी नहीं है। एग्जाम तो है, पर ई इनवॉइसिंग लगेगा, जीएसटी वो चार्ज नहीं करेंगे। भी लिखा था एग्जाम नहीं है। नहीं नहीं, एग्जाम तो है, क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया में। कौन सा वाला? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट पे तो ई इनवॉइसिंग नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो, सप्लायर के ऊपर होता है, आप तो रेसिपिएंट हो, फिर तो इनवॉइसिंग है ना। हम अभी जितने भी किस्से देख रहे थे उसमें आप एज सप्लायर, तो एक बंदा है जो बहुत बड़ी दुकान है जिसके ऊपर वो इंपोर्ट कर रहा है, क्या उसको उस पर भी ई इनवॉइस करना है? नहीं करना। 54 डायरेक्ट टैक्स का 54 था। स्पेसिफाइड बॉन्ड वगैरह करते हैं, हर साल में रिटर्न्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें ये था कि हमने अगर सेल करा प्रॉपर्टी वगैरह तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें भी एक ही बार कर सकते हैं। 54 समथिंग में आप नहीं, इसमें ऐसा कुछ तो हमें बीच में बोला तो 2 करोड़ को तो अलग कहानी थी, इसमें नहीं है, नहीं, आपने बोला था कि एक लाइफ टाइम एक कर लेते इसमें नहीं है। हैं।